अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, शहद की मक्खियाँ ना सिर्फ शहद पैदा करती हैं बल्कि इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी करती हैं और ये इस काम में बहुत होशियार होती हैं। आप किसी बीमार मक्खी को मुख्तलिफ इक़साम के शहद पेश करें तो वो फ़ौरन उसी शहद का इंतखाब करेगी जिसके बारे में उसे मालूम होगा कि ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सबसे बेहतर है। दूसरी तरफ अगर इंसान की बात की जाए तो उसे शहद की बारीकियों के बारे में आज भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के माहिरीन हशरात का कहना है कि कुछ दहाइयों पहले तक ज़्यादातर कारामद ग़ज़ाएँ जो बुनियादी ग़ज़ाइयत से बढ़कर तिब्बी फ़वाइद फ़राहम करती हैं उनमें शहद का जिक्र नहीं होता था। यहाँ तक कि शहद की मक्खियों पर रिसर्च करने वाले भी इसे मिठास से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे, मगर तब से अब तक वसी पैमाने पर तहकीक से ये साबित किया गया है कि शहद में ऐसे कई निबाताती केमिकल्स पाए जाते हैं जो शहद की मक्खियों की सेहत पर भी असरअंदाज होते हैं। शहद में मौजूद अज्जा मक्खियों की उम्र बढ़ाते हैं और सख्त हालात मसलन सर्दी के ख़िलाफ़ उन्हें मज़ीद मजबूत बनाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने और ज़ख्मों को ठीक करने की सलाहियत पैदा करते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये बहुत ही हैरान कुन मादा है और उन्हें लगता है कि लोग अभी भी इससे पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये डबल रोटी पर बहुत अच्छा लगता है और चाय का लुत्फ़ भी दुबाला हो जाता है। ये बात दुरुस्त है कि इस गाढ़े मादे में सबसे ज़्यादा चीनी ही होती है, मगर इसमें ऐसे एंजाइम्स, विटामिन्स, मादनियात और नामियाती मादों की बहुतात होती है जो हर शहद को उसकी इनफरादियत फराहम करते हैं और साथ ही साथ शहद की मक्खियों को भी ज़बरदस्त तिब्बी फ़वाइद मुहैया करते हैं। दोस्तों, मगर सिर्फ शहद की मक्खियाँ ही शहद पैदा नहीं करती बल्कि भंवरे, बगैर डंग वाली मक्खियाँ और यहाँ तक के कुछ भिड़ें भी शहद पैदा करती हैं। मगर सिर्फ शहद की मक्खियाँ ही इतना शहद पैदा कर पाती हैं कि वो हमारी दुकानों तक पहुँच पाता है और ये सलाहियत इनमें रातों रात पैदा नहीं हुई बल्कि इनमें करोड़ों साल लगे हैं। शहद की मक्खियों और भीड़ों के दरमियान लगभग 12 करोड़ साल के दरमियान इर्तिका का 22 फासला पाया जाता है और इसी दौरान फूलदार पौधों ने भी ज़बरदस्त नशोनुमा पाई। फूलों के इस तनु और कीड़ों के बरक्स मक्खियों के अपने लार्वों को पोलन ज़र्रात खिलाने के रुझान में तब्दीली की वजह से मक्खियों में वो इर्तिका हुआ जिसकी वजह से आज उनकी 20,000 से ज़्यादा इक़साम पाई जाती हैं। इसके बाद शहद की तैयारी में महारत हासिल करने के लिए मक्खियों को मज़ीद कुछ कीमियाई तरकीबें और रवैये सीखने पड़े। शहद की मक्खियों ने फूलों के रस और पोलन को मिलाना शुरू किया जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हुआ। इसके अलावा इनमें मोम खारिज करने वाले गदूद भी पैदा होने लगे जिसके बायस ये फूलों के रस और पोलन ज़र्रात को अलग अलग हिस्सों में जमा कर पाती थीं। माहिरीन का कहना है कि मोम बहुत ही लचकदार तामीराती मवाद है और शहद का छत्ता बनाते वक्त मक्खियाँ मोम को 6 कोनों वाले खानों की सूरत में तरतीब देती हैं जो किसी चीज़ को महफूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि 6 कोनों वाले खाने एक दूसरे को मजबूत सहारा देते हैं और ये इंजीनियरिंग का एक अजूबा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत को जाहिर करता है। कई छोटे और यकसा खाने बनाने का एक और भी फ़ायदा है। बड़ी सतह का मतलब है कि पानी जल्द बुखारात में तब्दील हो जाता है और कम पानी का मतलब जरासीम की कम अफजाइश है और इन खानों में जिस शहद को महफूज करना होता है इनकी तैयारी का काम मक्खी के फूलों का रस चूसने के साथ ही शुरू हो जाता है। देखने में ऐसा लग सकता है कि मक्खी वो रस पी रही है, मगर ये उसके मैदे में नहीं जाता, कम से कम रिवायती मानों में तो नहीं। ये इसे अपने क्रोप यानी शहद के लिए मखसूस अलग मैदे में महफूज कर लेती हैं जहां ये मुख्तलिफ एंजाइम्स के साथ मिल जाता है। सबसे पहले एनोर्टिस नामी एंजाइम अपना काम शुरू करता है जो रस में मौजूद सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर आधा कर देता है जिसमें सादा मिठास यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पैदा होती है।
تحقیق کے مطابق یہ انزائم مکھیوں کے جینز پیدا نہیں کرتے، بلکہ ممکنہ طور پر ان کے جسم میں موجود کوئی جراثیم یہ انزائم پیدا کرتے ہیں۔ اپنے چھتے پر لوٹنے کے بعد مکھی یہ سامان دوسری مکھیوں کی اسمبلی لائن کے سامنے اگل دیتی ہے، اور یہ سارا کام منہ سے منہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور ہر قدم پر اس میں پانی کم سے کم ہوتا جاتا ہے اور مزید انزائم شامل ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ رس مکمل طور پر جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ملغوبہ ان خانوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ مکھیاں اپنے پر تیزی سے پھڑپھڑاتی ہیں، جس سے اور بھی پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور انزائم گلوکوز آکسیڈیز اپنا کام شروع کرتے ہوئے کچھ گلوکوز کو گلوکونک ایسڈ میں تبدیل کر دیتا ہے، جو شہد کو محفوظ رکھنے کا کام کرتا ہے۔ یہ کیمیائی رد عمل شہد کی تیزابیت بڑھا دیتا ہے اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ پیدا کرتا ہے، جس سے جراثیم کی نشو و نما رک جاتی ہے، مگر اس کی زیادہ مقدار زہریلی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ممکنہ طور پر پولن اور خمیر سے آنے والے کچھ مزید انزائمز کا کام شروع ہوتا ہے، جو کچھ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو توڑ دیتے ہیں، جس سے اس کی سطح برقرار رہتی ہے، اور پھر بالآخر کھانے کو موم سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ نرس مکھیاں اس تیار چھتے کو چھتے کے دیگر رہائشیوں کو پہنچاتی رہتی ہیں، اور باقی کو سرد اور برسات کے دنوں کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہے وہ اللہ کی قدرت جس سے ایک چھوٹی سی مکھی پھولوں سے رس لے کر اس کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔